जनसंख्या जनसंख्या होगी पृथ्वी या उसके किसी एक भूभाग पर एक निश्चित क्या है समयावधि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या। चाहे पूरी पृथ्वी की अपन ले सकते हैं या उसके किसी एक निश्चित भाग को अपन लेकर और वहाँ पर एक निश्चित समय में जितनी जनसंख्या वहाँ पर निवास करती है उनकी कुल संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। भारत में जनगणना कितने साल के अंतराल से होती है? 10 वर्ष के अंतराल से होती है। भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1872 में हुई। अपन ने वस्तुनिष्ठ में देख भी लिया था, ठीक है। और भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई? 1881 में हुई थी। और उसके बाद प्रति 10 वर्ष से क्या हो रही है? अपन देखिए आजाद भारत की पहली यानी स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951। क्यों 47 में आजाद हुए थे तो 51 में हो गई। और अंतिम कब हुई? 2011। 21 में होनी थी लेकिन वो कोरोना की वजह से नहीं हुई। भारत की जो अंतिम जनगणना है 2011 की कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना। कौन सी है? 15वीं है। और 2001 की जनगणना के अनुसार है भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? एक के अनुसार 2001 में 102.8 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 121 करोड़। 2011 की जनगणना से भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। लेकिन भारत में पूरे विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 17.7% निवास करती है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जबकि क्षेत्रफल वाला राजस्थान। सर्वाधिक क्षेत्रफल है राजस्थान। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल ये 4 राज्य हैं जो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले यानी सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। जो 4 राज्य है वो सबसे कम है। और सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? दिल्ली, जो भारत की राजधानी वो हो गया। और भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में। कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। अब है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व कहते हैं किसे? कि प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले लोगों की संख्या, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, ठीक है। पृथ्वी की प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या। यानी पृथ्वी की एक इकाई एक निश्चित क्षेत्र पर लेने आप जितना भी लोग निवास करें बाकी संख्या ना पाए बोला जनसंख्या घनत्व है। और जनसंख्या घनत्व को सूत्र का ये है जनसंख्या बटा यानी कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्र। जनसंख्या घनत्व का महत्व है, बोले को महत्व नहीं है। जनसंख्या घनत्व से किसी भी देश की उन्नति और भावी विकास के लिए अनुमान लगाया जाता है कि विदेश की कहीं सब आर्थिक विकास हो रहे भी अनुमान कौन लगा सकता? जनसंख्या घनत्व सो लगा सकता। 2011 की जनगणना के अनुसार है भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382। कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 1951 में जनसंख्या घनत्व कितना था भारत का? 117 व्यक्ति। कितना था? 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो 2011 में कितना हो गया? 382 हो गया। विगत 50 साल पिछला 50 साल में आपने देखा तो भारत में जनसंख्या घनत्व कतो बढ़गो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक उत्तरोत्तर में क्या हुई है? इसमें वृद्धि हुई है। अब भारत में सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, पश्चिम बंगाल। ये 2 क्या है? 1000 से अधिक। कितने से? 1000 से अधिक क्या है जनसंख्या घनत्व है। तो बिहार का 1100 से ज्यादा 1102 और पश्चिम बंगाल का कितना है? 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और तीसरा कौन सा है? केरल, जिसका कितना है? 859। तो ये 3 तक क्या हो गए? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य।
भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, जिसका कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, 11,297 व्यक्ति। और न्यूनतम घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कायिक घनत्व, कायिक घनत्व का सूत्र क्या है? कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र, यानी कितने शुद्ध बोया गया क्षेत्र, कितना निवल कृषि क्षेत्र है, वो तो क्या होगा? इसका कायिक घनत्व। कुल जनसंख्या में जो निवल कृषि क्षेत्र है उसका भाग देंगे तो क्या आ जाएगी? कायिक घनत्व। जबकि कृषि घनत्व यानी कृषि जो है उसका घनत्व क्या है? तो कुल कृषि जनसंख्या, कौन सी जनसंख्या? कृषि, यानी कृषि जुड़ी हुई जनसंख्या बटा निवल कृषित क्षेत्र। अब कृषि जनसंख्या में अपन किसे भी शामिल कर सकते हैं? तो किसान, कृषि मजदूर और उसके परिवार के सदस्य, यानी किसान खुद है, एक जो मजदूर काम करते हैं खेतों में वो हो गए, और उसके परिवार के सदस्य, उसमें 5 सदस्य 6 सदस्य, वो सभी तो वो किसमें शामिल होते हैं? कृषि जनसंख्या में। तो कृषि घनत्व है, कृषि घनत्व, ठीक है। तो कुल कृषि जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? कृषि घनत्व। अब वो ज्यादातर क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व में आपसे वैसे पूछेंगे कि आपको एक निश्चित स्थान बता दिया, भाई इस क्षेत्र है, इसकी जनसंख्या इतनी है, जनसंख्या बता देगी और उसका क्या बता देगा? क्षेत्रफल है। और आपसे पूछेगा भाई अब इसकी बताओ आप जनसंख्या घनत्व है कितना। जैसे आपको एक स्थान बता दिया और उसको बता दिया कि एक गांव का नाम बता दिया, और बोला बताया कि उसका उसकी जनसंख्या 1000 है। कितनी है? 1000 उसकी कुल जनसंख्या है, और उस गांव का जो कुल क्षेत्रफल है वह आपको बता दिया कि 50 है। कितना है? 50 वर्ग किलोमीटर। अब आपसे पूछेगा कि इसका जनसंख्या घनत्व है बताओ, तो आपको क्या करना है? वही जनसंख्या बटा सूत्र क्या है? क्षेत्रफल। तो कैसे लगेगा? 1000 में किसका भाग लगेगा? 0 से 0, और 5 से कितने करेंगे? 5 में 100 में 5 का भाग देंगे, कितने आएंगे? 20। तो वहां का जो जनसंख्या घनत्व है वह कितना हो गया? 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये छोटा है, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, लाखों में देकर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बड़े शहर का भी देकर पूछ सकते हैं, भाई यहाँ पर इतनी जनसंख्या, इतना क्षेत्रफल है, तो आपको ये सूत्र इस हिसाब से निकालना है। अब है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि कहते हैं किसे? तो किसी स्थान पर रहने वाले लोगों की संख्या में एक निश्चित समय अवधि में होने वाला परिवर्तन, यानी कोई भी एक स्थान है और भी स्थान में जो भी लोग रह रहे हैं बा लोगों में एक निश्चित समय में कहीं परिवर्तन हो रहे, ठीक है ना। एक स्थान विशेष है, वहां पर जितने भी लोग रहते हैं और उसमें एक निश्चित समय उसमें जो भी परिवर्तन हो रहा है उसे अपन क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे मान लो एक स्थान है, वहां पर 100 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। अपन 10 साल की मानते हैं कि 10 साल बाद में वहां पर 110 लोग हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? तो ये भी क्या है? जनसंख्या वृद्धि है। एक स्थान है, वहां पर 500 व्यक्ति रहते हैं और 10 साल बाद में वहां पर 490 व्यक्ति हो जाते हैं। ये भी क्या है? जनसंख्या वृद्धि है। यहाँ पर घटी और यहाँ पर बढ़ी। तो जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक। ऐसा नहीं है भाई वृद्धि, आप जनसंख्या वृद्धि को देख लो तो केवल ये धनात्मक वृद्धि होगी, तो ये वृद्धि घट भी सकती है। तो जनसंख्या वृद्धि कितने रूप में हो सकती है? 2 में। ऋणात्मक भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर कैसी हुई? ऋणात्मक, और यहाँ पर कैसी हुई? धनात्मक। तो एक किसी स्थान पर रहने वाले लोगों की संख्या में एक निश्चित समयावधि में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के घटक जन्म दर, मृत्यु दर कैसे हैं? प्राकृतिक वृद्धि दर। और प्रवास कैसा है? अभिप्रेरित, यानी प्रेरित करता है लोगों को, ठीक है ना। प्रवास कैसे प्रेरित करता है? अगर किसी स्थान पर लोग रह रहे हैं और उनको वहां पर बेहतर रोजगार के अवसर नहीं है, ठीक है, उनके खाने के लिए भी नहीं है और सामाजिक स्थिति भी वहां पर अच्छी नहीं है, तो वो उनको ऐसे प्रेरित करता है कि उस जगह को छोड़ने के लिए उनको प्रेरित करता है कि आप यहाँ से जाओ और जहाँ पर बेहतर रोजगार के अवसर है वहां पर जाओ। तो वो कैसा भी कर सकता है, एक स्थान से छोड़ रहे हैं, वहां पर गलत चीज है, दूसरी जगह सही चीज है, वहां पर लोग जा रहे हैं। प्रवास भी क्या करता है? जनसंख्या वृद्धि को करता है। तो कई बार आपको आ जाता है जनसंख्या वृद्धि की प्राकृतिक वृद्धि दर का उदाहरण बताओ। इसका प्राकृतिक वृद्धि दर, प्राकृतिक वृद्धि दर में कौन सा होगा? जन्म दर माइनस मृत्यु दर,
ठीक है। और वास्तविक वृद्धि दर में अपन क्या करेंगे, जन्म दर है माइनस मृत्यु दर है, अगर लोग जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा और आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्रवास हो जाएगा, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि दर का घटक है प्राकृतिक वृद्धि दर में तो कौन सा आएगा, जन्म दर, मृत्यु दर, विपरीत कौन सा होगा, प्रवास। जनसंख्या वृद्धि दर, वर्तमान की जनसंख्या वृद्धि सूत्र, वर्तमान की जनसंख्या कितनी है, माइनस आधार वर्ष की जनसंख्या, किस आधार पर अपन ले रहे हैं, और आधार वर्ष की जनसंख्या इंटू 100, ये क्या है इसका सूत्र है। अब जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं, मतलब क्षेत्र के आधार पर क्या पाई जाती है, जो भिन्नताएं हैं कैसे, मतलब कहाँ पर अधिक वृद्धि हो रही है, कहाँ पर कम हो रही है, उसके आधार पर। तो अपन देखिए दक्षिणी भारत, कौन सा भारत है, दक्षिणी भारत है, तो उस इलाके को अपन लेते हैं नीचे वाला। दक्षिणी भारत के राज्यों में निम्न जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है, ठीक है। तो दक्षिणी जो भारत वाला क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या वृद्धि दर क्या की गई है, निम्न, कैसी की गई है, निम्न है। जैसे केरल है, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, गोवा में दशकीय वृद्धि दर कितनी से कम है, 20% से कम, कितनी है, 20% से भी कम है। तो दक्षिणी भारत में तो क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर निम्न दर्ज की गई है, जबकि उत्तरी भारत के राज्यों में दक्षिणी राज्यों की अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि दर क्या पाई जाती है, उच्च पाई जाती है। जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 20 से 25% के बीच वृद्धि दरें मिलती। पिछले दशक यानी 1991 से 2001, वर्तमान देखते अपन जनगणना 2011 में हुई है लास्ट, तो वो हुई 2001 से 2011। तो पिछले दशक 1991 से की तुलना में इस दशक यानी 2001 से 11 के दौरान सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है, धीमी रही है। मतलब जो पिछली बार जो 2001 में जनगणना हुई थी ना और एक 2011 में हुई, उसकी तुलना करें तो चाहे कोई सा भी केंद्र शासित प्रदेश हो, कोई सा भी राज्य हो, उसकी अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है, कम रही है, यानी बढ़ी नहीं है, उससे कम ही हुई है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में भी इस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है, कम रही है। अब गत 100 वर्षों में जनसंख्या की 4 अवस्थाएं, प्रावस्थाएं कौन सी है, पहली अवस्था है प्रावस्था क, तो 100 वर्षों में देखते हैं तो पहली है 1901 से 1921 की अवधि, प्रावस्था क में कौन सी है, 1901 से 1921 की अवधि। इसे मंद वृद्धि या रुद्ध प्रावस्था कहा जाता है, मंद या रुद्ध प्रावस्था कहा जाता है, यानी इस समय वृद्धि क्या हुई थी, बहुत ही मंद है। अपन देखते हैं 1911 से 21 के बीच में तो वृद्धि दर कैसी रही थी, ऋणात्मक, कैसी रही थी, ऋणात्मक रही थी। इस कारण इस प्रावस्था को क्या कहा जाता है, मंद वृद्धि का काल या रुद्ध प्रावस्था कहा जाता है। 1911 से 21 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर रहने के कारण, भाई 1911 से 21 के बीच में ऋणात्मक वृद्धि दर रही, वो कई कारण हो। तो पहला कारण है उच्च जन्म दर और ऊंची मृत्यु दर, यानी जन्म दर भी क्या है, उच्च है, और मृत्यु दर भी क्या है, उच्च है। दूसरा निम्न स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं, यानी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं थी लोगों के पास, निरक्षरता थी, अज्ञानता थी, लोग जागरूक नहीं थे, भोजन व अन्य आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता में क्या थी, कमी थी, ठीक है। लोगों के लिए भोजन की भी क्या थी, कमी थी। या अपन देखो उस समय अकाल भी पड़े थे, उस वजह से भी क्या हुआ था, इसमें कमी आई थी। तो पहली अवस्था हो गई प्रावस्था का 1901 से 21 की अवस्थी, मंद वृद्धि का काल। इसमें एक कौन सी लाइन याद रखनी है, 1911 से 21 की अवधि में क्या थी, वृद्धि दर रही, ऋणात्मक वृद्धि दर प्रावस्था है। कब से कब तक है, 1921 से 51 के बीच की अवधि। इसे स्थिर वृद्धि का काल कहा जाता है। कैसा कहा जाता है, स्थिर, यानी इसमें जनसंख्या वृद्धि तेज गति से न बढ़कर रही, स्थिर सी रही, न कम रही न ज्यादा, स्थिर सी रही। क्या कारण था स्थिर वृद्धि रहने का, कारण क्या था, इसे स्थिर वृद्धि का काल कहा जाता है। स्वास्थ्य व स्वस्थता जो सुविधाएं थी उसमें सुधार से मृत्यु दर में क्या आई, कम है। भाई लोगों को क्या स्वास्थ्य जो स्वस्थता में सुधार हुआ, उनको जो चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हुई, जिससे मृत्यु दर में क्या आई, कमी आई। और परिवहन एवं संचार प्रणाली में क्या हुआ, सुधार हुआ। इस वजह से इसमें क्या रही थी, स्थिर वृद्धि रही। प्रावस्था कब से कब थी, 1951 से 81 की अवधि। इससे जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। ये तो मंद की थी, अब कौन सी आ गई, विस्फोट, ठीक है। कारण क्या था विस्फोट, मतलब इसमें जनसंख्या क्या हुई थी, ये मतलब 4 अवस्थाएं थी, उसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि इसी समय हुई थी। इसका कारण क्या था,
उच्च जन्म दर तो देखो शुरू से उच्च है, लेकिन उसमें मृत्यु दर क्या थी, उच्च थी। इसमें जन्म दर क्या है, उच्च है, लेकिन मृत्यु दर क्या हो गई, निम्न हो गई। यानी बच्चे जन्म ज्यादा ले रहे हैं, लोग मर रहे हैं कम, इसका वजह से वहां पर जनसंख्या क्या हो रही है, तेज गति से बढ़ रही है। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या हो गया, उसी समय जब अपन देखते हैं भारत पाक के बीच में जो युद्ध हुआ था, ठीक है, तिब्बत वाली समस्या हुई थी, तो तिब्बत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल से शरणार्थियों का आना है। बाद में करते हैं। तिब्बत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल से शरणार्थियों का आना, ठीक है। जो शरणार्थी थे उस देश से आकर अपने भारत देश में आकर तो जो उन लोगों की संख्या बढ़ी थी उस वजह से भी हुई थी। अब देखो इसमें निम्न मृत्यु दर के क्या कारण थे, क्योंकि उसमें चिकित्सा सुविधाएं इतनी सुदृढ़ हो चुकी थी कि लोगों को वो जो स्वास्थ्य सेवाएं जो अपन देखते हैं इसमें भी मिली थी, तो इसमें और ज्यादा सुधार हुआ, जिससे मृत्यु दर में और भी तेज गति से गिरावट आई। औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही थी इस समय, 2.2। अप्रावस्था चौथी 1981 से 2011 यानी वर्तमान तक की जो है इसे क्या कहा जाता है, घटती वृद्धि दर। ऋणात्मक नहीं है, वृद्धि दर क्या हो रही है, घट रही है। यानी 81 के बाद जैसे 91, 2001, 2011 इसमें वृद्धि दर 81 की तुलना में ऊपर नहीं गई है, धीरे धीरे क्या आ रही है, नीचे आ रही है, यानी घटती वृद्धि दर का काल कहा जाता है। इसका क्या कारण है, विवाह की आयु में बढ़ोतरी और महिला शिक्षा में सुधार। तो ये आपने गत 100 वर्ष की 4 अवस्था थी। प्रावस्था क्या कब से कब थी, 1901 से 21। प्रावस्था है कब से कब थी, 51। प्रावस्था है कब से कब थी, 51 से 81। और है कब से कब थी, 81 से वर्तमान 2011 देख सकते हैं, ठीक है। इससे अपन क्या कहते हैं, मंदवर्ती दर या रुद्ध। इसमें 2011 से 21 में वृद्धि दर कैसी रही थी, ऋणात्मक। इसे क्या कहा जाता है, स्थिर वृद्धि का काल कहा जाता है। 51 से 81 को क्या कहा जाता है, स्फोट वृद्धि का काल कहा जाता है। और 81 से जो 2011 वर्तमान तक देखते हैं इसे क्या कहा जाता है, घटती वृद्धि दर का काल कहा जाता है। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2011 के अनुसार कितनी है, 1.6 वार्षिक 1.64% है। और भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, 17.64। मतलब जो 2001 से 2011 के दौरान हुई थी वो कितनी है, 17.64। और भारत में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर पाई जाती है, केरल में। और केरल की कितनी है, 9 जैसे अपन भारत की औसत है 17.64, जबकि केरल की क्या है, सबसे कम 9.4। जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण घटक, मतलब जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण, किशोरों की वृद्धि। किसकी, किशोरों की वृद्धि। भाई जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उसका महत्वपूर्ण घटक क्या है कि जो किशोर है वह बढ़ रहे हैं। किशोर अपन किसे बोलेंगे, 10 से 19 साल का जो आयु वर्ग है उसे क्या बोला जाता है, किशोर। इसमें इस जनसंख्या वृद्धि में उनका कितना योगदान है आयु वर्ग का, 20.9%, ठीक है। तो किशोरों की वृद्धि कितनी है, 20.9%। अब अपन किशोरों को दोनों को अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो किशोर की कितनी है, 52.7%, जबकि किशोरियों की कितनी है, 47.3% जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय, जो जनसंख्या वृद्धि है उसको अपन नियंत्रित कैसे करें। तो पहला है कि विवाह की आयु में क्या करनी होगी, वृद्धि करनी होगी। महिला साक्षरता को बढ़ाना होगा। स्कूलों में ड्रॉप आउट को खत्म करना होगा। ड्रॉप आउट को मतलब भाई 8वीं तक या 10वीं तक पढ़ ले और बाद में स्कूल छोड़ रहे चले जाए, ठीक है। तो उनको लगातार स्कूली शिक्षा से जोड़े रखना। और स्वास्थ्य सेवाओं क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी। जब अपन ये चारों करेंगे, विवाह की आयु में बढ़ोतरी होगी, महिला साक्षरता को बढ़ाएंगे, ड्रॉप आउट में कमी लाएंगे और स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाएंगे, तो जनसंख्या वृद्धि दर में क्या आएगी, कमी आएगी। भारत सरकार ने किशोरों को शिक्षा प्रदान करने के लिए नीतियां बनाई है। देखो पहली नीति कौन सी है, राष्ट्रीय युवा नीति, NYP। ये युवा नीति कब लागू की गई, फरवरी 2014। कब लागू की गई, फरवरी 2014, ठीक है। राष्ट्रीय युवा नीति कब लागू की गई, फरवरी 2014 में। इसमें क्या था, युवा का आयु वर्ग, युवा का आयु वर्ग कितना रखा,
15 से 29 वर्ष। भाई इसमें युवा किसे माना गया? 15 साल से ऊपर और 29 साल से नीचे, ठीक है। तो 15 से 29 तक ये जो है उसे युवा वर्ग। और इसका क्या उद्देश्य था कि देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना। राष्ट्रीय युवा नीति ही उद्देश्य रही हो कि देश का जितना भी युवा है, हम कितनी क्षमता है, जितनी उनमें क्षमता है उसका क्या करना, उपयोग करना, और उस उपयोग करने में उन लोगों को क्या करना, सक्षम बनाना, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सके। तो ये थी अपनी राष्ट्रीय युवा नीति 2014। फरवरी 2014 में आयु वर्ग कितना था? 15 से 29। और इसका उद्देश्य क्या था कि युवा अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करे और उसके लिए उनको क्या बनाना, सक्षम है। फिर है कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति। कौशल विकास था उद्यमिता नीति कब लागू हुई? 2015 में। और इसका उद्देश्य क्या था कि देश भर में हो रही कौशल से संबंधित गतिविधियों के लिए एक मानक रूपरेखा प्रदान करना। यानी व्यक्ति में या युवाओं में जो कौशल विकसित किया जा रहा है उसकी जो गतिविधियां है उनका एक ही मानक क्या करना, निश्चित करना, ताकि एक रूपता आ सके उसमें। अब जनसंख्या का संगठन, यानी जो जनसंख्या है किस क्षेत्र में कैसे वो कार्यरत है या कहाँ पर कितने रहते हैं उसके आधार पर। पहला है ग्रामीण नगरीय संगठन। जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय में विभाजन है निवास के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? निवास। निवास यानी लोग गांवों में रहते हैं या शहरों में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं से जुड़े होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र आप कौन सा बोल से जब लोग कौन सा क्षेत्र से जुड़े रहे? प्राथमिक क्रियाएं। तो अपने आर्थिक जो सेक्टर थे अपने 3 है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और फिर चतुर्थ और पंचम, ठीक है ना। तो उनमें से देखिए तो प्राथमिक क्रिया से जो जुड़े हुए लोग हैं वो कहाँ पर रहते हैं? ग्रामीण। प्राथमिक क्रिया में कौन कौन आता है? कृषि, पशुपालन और खनन और आखेट, ठीक है। ये सभी किसमें आते हैं? भोजन संग्रह है, किसमें आते हैं? सारे के सारे प्राथमिक क्रियाओं में ही आते हैं। नगरीय क्षेत्र में वे लोग रहते हैं जिनमें लोग गैर प्राथमिक क्रियाओं से जुड़े होते हैं, यानी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम से जुड़े हुए रहते हैं। भारत में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का वितरण क्या है? असमान है, यानी कहीं पर भी क्या नहीं है? समान नहीं है, तो असमान वितरण पाया जाता है। भारत की कुल जनसंख्या का, मतलब भारत की कुल जनसंख्या का 68.8% भाग कहाँ पर रहता है? आज भी गाँव में ही रहता है। 68.1 भाग है वो कहाँ पर रहता है? गाँव में ही रहता है। 68.8%। बिहार और सिक्किम में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या पाया जाता है? बहुत ही ज्यादा। यानी भारत में देखिए अपन ग्रामीण जनसंख्या का किन किन राज्यों में अधिकांश प्रतिशत है? तो बिहार और सिक्किम में। दादरा नगर हवेली को छोड़कर अन्य केंद्र शासित प्रदेशों का लघु अनुपात ही ग्रामीण जनसंख्या का है। यानी जितने भी अपने जो 8 वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है उनमें दादरा नगर हवेली है जहाँ पर लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? गाँव में, और सभी कहाँ पर है? शहरों में। भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात कितना है? 31.16%। तो ग्रामीण का कितना है? 68.8 और इसका कितना है? 31.16, यानी लगभग 31.2%। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर बढ़ते आर्थिक विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण क्या हुआ है? तेजी से बढ़ रही है। यानी जो जनसंख्या बढ़ी नगर, यानी लोग नगरों की ओर ज्यादा प्रवास करें, नगरों में जाकर ज्यादा बस रहे हैं, उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि आर्थिक विकास बढ़ रहा है वहां पर है। उसके अलावा स्वास्थ्य जो सेवाएं उनमें भी क्या हो रहा है? विकास हो रहा है, तेजी सुधार हो रहा है। इस कारण से लोग वर्तमान में कहाँ पर जाना पसंद करते हैं? नगरों में, शहरों में रहना पसंद करते हैं। तो ये तो हो गया अपना पहला ग्रामीण और नगरीय संगठन, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र कौन सा है? वे लोग रहते हैं इसमें जो प्राथमिक क्रियाओं से जुड़े रहते हैं, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं उनका पूरी देश की जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? 68.8%। जबकि नगरीय क्षेत्र में कौन से लोग रहते हैं? जो गैर प्राथमिक क्रियाओं से जुड़े होते हैं, और इसका कितना प्रतिशत है? 31.16% है। और क्यों अधिक वर्तमान में जो नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर बढ़ रही है उसका कारण क्या है? आर्थिक विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या आना? सुधार आना। आगे देखो भाषाई संगठन। भाषाई संगठन, भारत एक भाषाई विविधता वाला देश है। कौन सा देश है? भाषाई। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। अपन देखा था भारतीय जो अपनी संविधान है उसमें कितनी भाषाओं को उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। गियरसन के अनुसार भारत में 179 भाषाएं और 544 बोलियां बोली जाती है। भाई गियरसन एक भाषाविद थे
जिन्होंने भारत में भाषाओं का क्या किया था, सर्वेक्षण किया था। उनके अनुसार भारत में कितनी भाषाएं थी, 179, ठीक है। और कितनी बोलियां थी, 544 बोलियां बोली जाती। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची, 8वीं, कौन सी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई है। कितनी भाषाएं शामिल की गई है, 22 भाषाएं शामिल की गई है। संवैधानिक भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत क्या है, सर्वाधिक, वैसे कि 22 है, कम से कम ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाए, हिंदी। न्यूनतम भाषा वर्ग किसका है, और जो सबसे कम बोली जाती है न के बराबर कौन सी है, संस्कृत, बोडो और मणिपुरी बोलने वालों का है। देश में भाषाई प्रदेशों की सीमाएं सुनिश्चित और क्या नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि जो ये भाई ये भाषा केवल इसी क्षेत्र में, ठीक है, या यहाँ तक ही, ठीक है, वो क्या नहीं है, स्पष्ट नहीं है। भाषाई वर्गीकरण, प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले 4 भाषा परिवारों से जुड़े हैं। मतलब जो भारतीय भाषाएं हैं उसको कितने भाषा परिवारों में बांट दिया गया है, 4 भाषा परिवारों में बांट दिया। पहला है चीनी तिब्बती, जिसे किस नाम से जाना जाता है, किरात। इसमें कितने प्रतिशत लोग हैं, 0.85, यानी कितने प्रतिशत भाषा बोलते हैं इसको, 0.85% लोग। आस्ट्रिक निषाद को कितने बोलते हैं, 1.38%। द्रविड़ को कितने बोलते हैं, 20%। और भारतीय यूरोपीय इंडो आर्य को कितने लोग बोलते हैं, 73% लोग इसको बोलते हैं। तो ये हो गया अपना भाषाई वर्गीकरण। कितना भाषा परिवार में है, 4 भाषा परिवार है। पहले चीनी तिब्बती किरात कितने प्रतिशत है, 0.85। आस्ट्रिक निषाद में कितने, 1.38। द्रविड़ यानी दक्षिण भारत में जो भाषा बोली जाती है 20%। और भारतीय यूरोपीय इंडो आर्य यानी उत्तरी भारत में अधिकांश कितनी है, 73%। अब धार्मिक संगठन यानी धर्म के आधार पर संगठन। भारत में सर्वाधिक हिंदू धर्म वाले लोग कितने हैं, 79.8, यानी लगभग 80% लोग भारत में कौन से धर्म के हैं, हिंदू धर्म के। मुस्लिमों की आबादी कितनी है भारत में, 14.2% है। और जो सर्वाधिक कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, यहाँ पर क्या है, मुस्लिमों की आबादी सर्वाधिक पाई जाती है। तो भारत का सबसे बड़ा जो धर्म है वो कौन सा है, हिंदू है। उसके बाद में कौन सा है, मुस्लिम। ईसाई की आबादी कितनी है, 2.3% है। ईसाई जो है वो ज्यादातर कहाँ पर रहते हैं, गोवा, केरल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम के ग्रामीण क्षेत्रों में ये क्या है, सर्वाधिक है। और सिख समुदाय की आबादी कितनी है, 1.7%। कितनी है, 1.7%। और सिख कहाँ पर रहते हैं, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। मतलब मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा और जो दिल्ली वाला क्षेत्र आसपास वहाँ पर रहते हैं। और भारत में सबसे छोटे धार्मिक समूह में कौन सा हो गया, जैन और बौद्ध। तो ये अपना कौन सा हो गया, धार्मिक संगठन है। तो धर्म के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा संगठन है, हिंदू, ठीक है। उसके बाद में कौन सा है, मुस्लिम। मुस्लिम के बाद में कौन सा है, ईसाई, सिख और फिर आपके जैन और बौद्ध। अब है श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, यानी काम करने वाले लोगों की संख्या। मतलब जो आपकी भारत की जो जितनी जनसंख्या है उसके कितने प्रतिशत लोग हैं, वह श्रमजीवी यानी काम करते हैं। आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 भागों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 भागों में अपन इसका वर्गीकरण किया गया है। पहला कौन सा है, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और ये कौन सा हो गया, अश्रमिक। तो जो श्रमिक है, जो काम करने वाले लोग हैं, उसको कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक तक कितने हैं, 39.8%। और अश्रमिक कितने हैं, 60%। कितने प्रतिशत है, 60%। अब मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं, वह व्यक्ति जो एक साल में कम से कम कितने दिन काम करता है, 183 दिन, यानी 6 महीने काम करता है। कितने महीने, 6 महीने काम करता है। वो तो क्या है, मुख्य श्रमिक। और सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन यानी 6 महीने से कम दिन काम करता है। एक परिभाषा है, एक में अधिक या उतना काम करता है, एक में उससे कम, भाई, ठीक है। देखो मुख्य में क्या हो गया, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कितना काम करता है, 183 दिन या 6 महीने से अधिक। और सीमांत वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से कम दिन काम करता है, कौन सा हो गया, सीमांत श्रमिक। और अश्रमिक ये एक प्रकार की क्या है, आश्रित जनसंख्या है, जो कितने प्रतिशत है, 60%। कितने प्रतिशत है, 60% है। जो इन जो मुख्य श्रमिक और आपके जो सीमांत श्रमिक है, इसी पर क्या है, आश्रित। तो अपन देख सकते हैं कि जो श्रमिक है वो तो मात्र अपन लगभग 40% है, जबकि आश्रित जनसंख्या कितनी है, उस पर है 60% है।
श्रम की प्रतिभागिता या सहभागिता दर क्या होती है? श्रम की प्रतिभागिता या सहभागिता दर किसे कहते हैं अपन? तो किसी देश की कुल जनसंख्या में मुख्य व सीमांत श्रमिकों के प्रतिशत को क्या कहा जाता है? श्रम की प्रतिभागिता दर। यानी कुल जनसंख्या में मुख्य व सीमांत श्रमिक यानी काम कर बड़ा करता लोग है, बिना पकाई बोला प्रतिभागिता दर बोला श्रम। भारत में सर्वाधिक श्रम प्रतिभागिता दर वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। और वहाँ की श्रम प्रतिभागिता जो सहभागिता दर वो कितनी है? 51.9%, लगभग 52% है। भारत में किस सामाजिक अभियान द्वारा लिंग के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान द्वारा। और भारत की जनसंख्या का व्यवसायिक संगठन है। कार्यशील जनसंख्या प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सेवाओं में क्या लेती है? भाग लेती है। प्राथमिक सेक्टर में कितने प्रतिशत लोग काम करते हैं? 54.6। पहला जो प्राथमिक सेक्टर है जो अपना ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है, कृषि वगैरह है, पशुपालन है, उसमें कितने प्रतिशत लोग काम करते हैं? 54.6% लोग। द्वितीय सेक्टर में कितने हैं? 3.8% श्रमिक काम करते हैं। और तृतीय सेक्टर में कितने प्रतिशत लोग काम करते हैं? 41.6% श्रमिक काम करते हैं। तो ये अपना हो गया जो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर कितने लोग किस क्षेत्र में अधिक काम करते हैं। प्राथमिक में हो गया 54.6, मतलब वर्तमान में अपन देख सकते हैं कि वर्तमान में भी भारत में का जो सर्वाधिक लोग कार्यरत किस क्षेत्र में है? प्राथमिक यानी कृषि और उससे संबंधित जो गतिविधियां उसी पर निर्भर है। द्वितीय जो औद्योगिक जो विनिर्माण की इकाई उसमें कितने प्रतिशत है? 3.8 है। और तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र उसमें कितने प्रतिशत लोग हैं? 41.6% लोग काम करते हैं। महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत क्या है? अधिक। यानी इन तीनों सेक्टरों की अपन तुलना करें तो महिलाओं की संख्या किस सेक्टर में अधिक पाई जाती है? प्राथमिक सेक्टर यानी कृषि वाला क्षेत्र है वहां पर ही अधिक है। पुरुष श्रमिकों की संख्या महिला श्रमिकों की संख्या से तीनों सेक्टरों में, यानी हम तीनों आप देखिए कि भाई महिलाओं की तीनों की तुलना करना ज्यादा कौन सा में? प्राथमिक में। लेकिन पुरुष की देखा तो पुरुष की संख्या महिलाओं की तुलना में तीनों में क्या है? अधिक। यानी पुरुष से जो श्रमिक है वही क्या है? ज्यादातर है। 2011 की जनगणना भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को कौन से 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया? यानी 2011 की जनगणना अनुसार श्रमजीवी जो जनसंख्या है, जो कार्यशील है, जो लोग काम करते हैं, उसको 4 भागों में बांटा। कौन कौन से? कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक। ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार एक आएगा श्रमजीवी जनसंख्या जन करते भागा बाटी 4। एक तो किसान को, ये जो खेता मजदूरी करे वो, घरेलू औद्योगिक श्रमिक हो गए, रह गए अन्य श्रमिक। तो ये अपना पहला पार्ट क्या हो गया? कंप्लीट।